हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आज फिर आपके बीच एक नए टॉपिक जो कई छात्रों की डिमांड थी। मैं बीच बीच से टॉपिक नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन आप लोग की जरूरत को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना सही समझा। तो आज आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो टॉपिक हमने ऑप्ट किया है वह है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक फर्म को प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और यह टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा कि ये टॉपिक वास्तव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और है भी। जब मैं इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं, आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दो बेटा ग्रुप है इकोनॉमिक्स में, एक है बायर का और एक है सेलर का। बायर की जब हम बात करते हैं तो उसकी सोच अलग है और सेलर की बात करें तो उसकी सोच अलग है। बायर ये चाहता है कि हम जो भी मनी पे कर रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि उसका ये कोशिश होता है कि हम कम पैसे दें और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। जबकि वहीं पे सेलर प्रोड्यूसर वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो भी हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। वो चाहता है कि पैसे ज्यादा मिले लेकिन सामान हम कम बेचे। यदि वो सामान बेच भी रहा, सेल भी कर रहा, नो प्रॉब्लम, उसको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट चाहिए, बेसिक चीज से समझना बेटा, वह गुड्स को सेल करेगा तब जाकर उसको प्रॉफिट मिलेगा। और जब गुड्स को सेल करेगा कब, तब जब वो गुड्स प्रोड्यूस होगा। जब गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसको खर्च करने पड़ेंगे पैसे। तो जो भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के बदले, उसे कॉस्ट कहते हैं। और एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, money value of these expenses, some money value of these expenses is called cost। जब गुड्स बन के तैयार होता है तो क्या करता है सेलर, उसको वो मार्केट में सेल करता है। जब सेल करता है तो उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो किसी गुड्स को सेल करने के बदले जो अमाउंट सेलर रिसीव करता है उसको हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवेन्यू। मैंने दो चीज बताया, एक है कॉस्ट, दूसरा बेटा रिवेन्यू। रिवेन्यू में क्या हुआ, मनी गोज, पैसा जाता है, मनी गोज। और रिवेन्यू में क्या हो बेटा, मनी कम्स, मनी कम्स। पैसा आया रिवेन्यू, पैसा गया कॉस्ट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या शर्त है।
क्योंकि बीच में से इस टॉपिक हम लोगों ने लिया हुआ है, तो मैं आपको समझाने के लिए परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं। किस मार्केट की बात करता हूं बेटा? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करता हूं। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाती है तो इक्विलिब्रियम के लिए बेटा कंडीशन पहले जान लेते हैं। कंडीशंस, ठीक है ना? किसके लिए बेटा कंडीशन सही है? फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंडीशंस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंडीशन नंबर 1, MC is equal to MR, marginal cost is equal to marginal revenue। जब आप MC is equal to MR की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या बेटा? नेसेसरी कंडीशंस। MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR जब होगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा मार्जिन रिवेन्यू के, उसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो जब नेसेसरी कंडीशन कहा जाए तो MC इज इक्वल टू MR कहेंगे बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रिवेन्यू। सेकेंड बेटा कंडीशन क्या है? MC कर्व कट्स MR लाइन फ्रॉम नीचे से, फ्रॉम बिलो MC कर्व कट्स MR लाइन फ्रॉम बिलो और नीचे से। नीचे से जिस समय कट कर रहा होगा उस समय बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ट्रेंड होगा वो इंक्रीज करने का होना चाहिए। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो, इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हो, MC मस्ट बी इंक्रीजिंग at that level of आउटपुट। कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट? जिस आउटपुट के लिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल हो रहा है, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा तो MC कर्व MR को क्या करेगा? नीचे से कट करेगा, ठीक। और जिस समय MC कर्व MR कर्व को इंटरसेक्ट करेगा फ्रॉम नीचे से बिलो, उस समय MC कर्व का जो ट्रेंड होगा वह पॉजिटिव स्लोप होगा। और जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो इसका मतलब कि वहां पे MC राइज कर रहा होगा। यदि मार्जिनल कॉस्ट MR को इंटरसेक्ट कर रहा हो लेकिन उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व वो डिक्रीज कर रहा है, उसका स्लोप नेगेटिव है, तो वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए ये है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स MR लाइन फ्रॉम बिलो, और वी कैन से एज कि MC मस्ट बी इंक्रीजिंग एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MC इज इक्वल टू MR। यानी कि जो ये कंडीशन हुआ बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। क्या कहते हैं? सफिशिएंट प्यारे बच्चों, ये दो टॉपिक को लेकर के नेसेसरी और सफिशिएंट, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच कि नेसेसरी किसको कहते हैं और सफिशिएंट किसको कहते हैं। नेसेसरी मतलब पहले तो ये होना चाहिए कि MC इक्वल टू MR ये बराबर होना चाहिए, लेकिन इतने करने से काम नहीं चलेगा, ये सफिशिएंट नहीं होगा। सफिशिएंट तो तब होगा
जब एमसी कर्व एमआर को कट करेगा तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जिस समय कट करेगा उस समय एमसी का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज करने का होना चाहिए। एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर? तो सफिशिएंट कंडीशन एमसी must be increasing at that level of output and sufficient necessary condition is MC is equal to MR। क्लियर? अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, और डायग्राम से भी मैं समझाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन का। जब आप परफेक्ट कंपटीशन का समझ जाएंगे तो ये कंडीशन हर एक मार्केट में, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, किसी भी मार्केट की बात करेंगे बेटा, वहां पर यही चीज दो कंडीशन अप्लीकेबल होगा। तो आपको एक मार्केट समझ लीजिए आसानी से, और बाकी में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सिस वाई, एक्सिस एक्स। एक्सिस वाई बेटा हम लोग लिखेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज, और एक्सिस एक्स पर लिखते बेटा आउटपुट। क्या लिखते बेटा? आउटपुट इन यूनिट्स। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स का नेचर होमोजीनियस होता है, यानी गुड्स कैसा होता था? सिमिलर एंड आइडेंटिकल होता है। गुड्स कैसा होता था? होमोजीनियस होता है, सिमिलर एंड आइडेंटिकल होगा। जब गुड्स होमोजीनियस होता है तो प्राइस क्या होगा? हर एक आउटपुट के लिए कांस्टेंट होगा। जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं तो प्राइस का मतलब AR कांस्टेंट होगा, और जब प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट, बढ़ेगा, लेकिन वह यूनिफॉर्म रेट से, एक बराबर रेट से बढ़ता है। सपोज करो एक यूनिट की बात करें तो उसकी प्राइस है बेटा 10 रुपए। हमने 2 यूनिट खरीदा, सेलर को कितना मिला? 20 रुपए। हमने 3 खरीदा तो सेलर को कितना मिला? 30 रुपीज। हमने 4 परचेज किया, 40 रुपीज उसको मिला। यानी कि जो सेलर के पास पैसा पहुंच रहा है, वह रिसीव कर रहा है, वह बढ़ रहा, लेकिन वह किस रेट से बढ़ा? कांस्टेंट रेट से बढ़ा बेटा। क्लियर? तो जब कांस्टेंट रेट से टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? हर एक आउटपुट के लिए वह कांस्टेंट होगा। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है। इसलिए प्राइस लाइन, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू, ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बेटा? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी ये इस तरीके से होता है। क्लियर? इसको जो है लिखेंगे बेटा AR इज इक्वल टू MR। आप इसको प्राइस भी लाइन में लिख दो, AR को ही बेटा क्या कहते हैं? यहाँ पे डिमांड लाइन भी कहते हैं। लेकिन AR और MR केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही ये बराबर होता है, बाकी मार्केट में AR अलग होता है और MR अलग होता है। क्लियर? प्राइस और AR हमेशा बराबर होगा, लेकिन केवल परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस AR के साथ साथ MR भी बराबर होता है। बाकी मार्केट में PAR तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन AR और MR डिफरेंट मार्केट में, लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये अलग होता है। क्लियर? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एमसी कर्व कैसा होता है बेटा जी? एमसी कर्व यू शेप होता है, मालूम है ना? एमसी कर्व कैसा होता है? यू शेप होता है। आपको यहां पे एक चीज याद दिलाते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों का शेप यू शेप होता है, जबकि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं?
क्योंकि एएफसी का जो डिक्लाइनिंग पार्ट है, डाउनवर्ड पार्ट है, वह आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ वह डिक्रीज करता है। लगता है कि यह एक्सिस एक्स को कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर देगा, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर एक आउटपुट के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है। यदि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होता तो एएफसी जीरो हो जाता, लेकिन टीएफसी कभी जीरो होता ही नहीं है ना। जब टीएफसी जीरो नहीं होगा तो एएफसी भी कभी जीरो नहीं होगा, और आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटेगा। और एएफसी घटता किस रेट से भी जान लो, एएफसी डिक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। एएफसी नोट कर लो, एएफसी डिक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया कंप्लीट एग्जाम में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज करता है किस रेट से, तो एएफसी डिक्रीज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? कोई डाउट? AFC decreases at a diminishing rate, but AFC never intersect axis X or never parallel to axis X. AFC कभी X के पैरेलल नहीं होगा और AFC कभी एक्सिस X को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्लियर? लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये तीनों का जो शेप होता है वह यू शेप होता है। ये भी न तो किसी एक्स एक्सिस को न तो एक्सिस वाई को इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो यू शेप होगा। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसलिए उसका शेप कैसा होता है, यू शेप। वो कैसा होगा बेटा, ये देखो इस तरीके से होगा। ये होगा बेटा एमसी कर्व। अब कंडीशन के हिसाब से देखना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, तो यहां पे दो पॉइंट मिल रहा बेटा जी। एक है एट पॉइंट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक है एट पॉइंट ए और एक है एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे भी एमसी इज इक्वल टू एमआर है और बी पॉइंट पे भी क्या है बेटा, एमसी इज इक्वल टू एमआर है। आपके एग्जाम में दोनों पॉइंट दे देगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा ए पे होगा, बी पे होगा, दोनों पे होगा, नहीं बी पे होगा, ध्यान रखना क्या होगा, बी पे। क्योंकि एमसी इज इक्वल टू एमआर ये नेसेसरी कंडीशन है, हो तो गया, बराबर हो गया, लेकिन केवल एक नेसेसरी कंडीशन होने से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन का भी होना जरूरी है। और सफिशिएंट कंडीशन है क्या, कि जिस पॉइंट पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा उस समय एमसी कर्व एमआर को, ये जो एमआर लाइन है एक्सिस एक्स के पैरेलल, उसको नीचे से इंटरसेक्ट करे, यानी कि ये पॉइंट है, ये यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब आप कहेंगे सर ए पॉइंट पे प्रॉफिट क्यों नहीं मैक्सिमम होगा, अभी भी मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि कोई प्रोड्यूसर वह अभी न्यूली मार्केट में एंटर किया, तो यदि उसने फर्स्ट यूनिट गुड्स प्रोड्यूस किया तो उसको प्रोड्यूस करने के बाद जो उसको मार्जिन रेवेन्यू मिला वो कितना मिला, सपोज करो इसको हम वैल्यू लेते हैं बेटा 50, और मार्जिनल कॉस्ट कितना बेटा, वो आया 70। कितना आया, यहां पे वैल्यू मान लेते हैं 70। तो जैसे उसने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया, मार्जिन रेवेन्यू 50, मार्जिनल कॉस्ट 70, 20 रुपीज लॉस हुआ। क्या प्रोड्यूसर छोड़कर भाग जाएगा, प्रोड्यूसर मार्केट छोड़ देगा, नहीं, कहेगा अभी तो मैंने मार्केट में अपना पहला कदम रखा है, मत घबरा बेटा, और आगे देखो। फिर अगले यूनिट के लिए चलता हो, बढ़ता है, तो जैसे वो सेकंड यूनिट की बात करता है वहां वो पाता है कि मार्जिन रेवेन्यू उसका 50 है
लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बेटा कितना हो जाता है 60। अब कहा अरे भाई कल तो मुझे 20 रुपीज लॉस हुआ था, यानी आज मुझे कितना लॉस हो रहा है 10 रुपीज। उसके लिए क्या लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अच्छे दिन। याद है ना मोदी जी ने स्लोगन दिया था, अच्छे दिन आएंगे। कैसे दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। तो वही अच्छे दिन बेटा यहाँ क्या हो गया, उस प्रोड्यूसर को लग रहा है कि कल 20 रुपए लॉस हुआ था, लेकिन आज लॉस क्या हो गया, 10 रुपए हुआ। इस उम्मीद में क्या करेगा, आगे वो प्रोडक्शन करेगा। तो जब अगले यूनिट पे चलता है, थर्ड पे, तो क्या देख रहा कि जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 50 है और मार्जिनल रिवेन्यू भी 50 है। अब उसने कहा भाई ने ना तो हमें फायदा हुआ, ना हमें घाटा हुआ, ना प्रॉफिट हुआ, ना लॉस हुआ। अब उसको उम्मीद जग रहा है कि हाँ अब कुछ होगा, अब मेरी जिंदगी में कुछ नया बहार आएगा, चमत्कार होगा। इस उम्मीद में अभी तो इसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 1 2 3। लॉस हुआ कोई बात नहीं, चलो, लेकिन अब तो हम लॉस से बाहर आ गए ना। जब वो 5th यूनिट को प्रोड्यूस करता है, अब थोड़ा सा मैं यहां कलर चेंज कर देता बेटा। जैसे वो 5th यूनिट प्रोड्यूस करता है, सॉरी 4th यूनिट, देखो बेटा यहां पे 4th यूनिट मिला कितना उसको 50 रुपीज, और कॉस्ट कितना है बेटा 40 रुपीज। तो चौथे यूनिट से, 4th यूनिट से बेटा उसको कितना एक्स्ट्रा मिला बेटा, जब 4th यूनिट सेल किया तो उसको कितना मिला मार्जिनल रिवेन्यू 50, बट मार्जिनल कॉस्ट कितना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट लाइन देखो उसके नीचे हो गया ना 40 है, तो मार्जिनल कॉस्ट हो रहा 40 और मार्जिनल रिवेन्यू एडिशनल सेल किया तो उसको कितना मिल गया एक्स्ट्रा 10 रुपीज। बहुत खुश हुआ, 10 रुपए मिला तो अब बौनी बटा हुआ। अब जब 10 रुपए मिला तो आगे और खुश होकर कहेगा चलो भाई एक और यूनिट प्रोड्यूस करो। उसने क्या किया, 5th यूनिट प्रोड्यूस किया, मिला कितना उसको 50, और कॉस्ट कितना है बेटा उसका 30, यानी कि 5वीं यूनिट को सेल करने के बाद से आफ्टर 5th यूनिट कितना मिल गया उसको 20 रुपीज। देखते रहो बेटा, उसको उसके पास कुछ पैसा आए आए, बस ये सोच रहा कि कुछ ऐड हो हमारे पास जाए नहीं लेकिन ऐड हो, 20 रुपीज हुआ। फिर आगे कहता है, लग रहा कि कुछ और अच्छे दिन आने वाले हैं, वो 6th यूनिट प्रोड्यूस करता है। जब 6th यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना उसको बेटा मार्जिनल कॉस्ट बियर करना पड़ा 20, और मिला कितना 50, यानी 6 से कितना मिला एक्स्ट्रा, बोलो बेटा 30 रुपीज, 30। ये जो 10 20 30 में लिख रहा हूं, ये हर एक यूनिट को एक्स्ट्रा सेल करने के बाद उसको इतना मिल रहा, यानी चौथा बेचा तो एक पॉकेट में 10 रुपए आया, 5वां बेचा तो 20 रुपए आया, यानी वो रखते जा रहा कि हाँ भाई आओ इसको रखो रखो रखो। लेकिन जब वो 7वां यूनिट बेचता है, 7th यूनिट, ये देखो जैसे उसने 7th यूनिट सेल किया उसको कितना मिला 50 रुपए, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आई बेटा 15 रुपीज, कितना आया 15 रुपए, यानी 7th यूनिट को सेल करने के बाद से उसको कितना फायदा हुआ बेटा 50 मिला, और उसको पाने के लिए कितना खर्च किया था उसने, बोलो 15 रुपए मान लो। तो यदि 15 खर्च किया और मिला उसको 50 रुपए, उसका प्रॉफिट कितना हुआ ₹35। अब कह रहा कि चलो एक यूनिट और रिस्क लेते, देखते उसमें क्या होता है। उसने 8th यूनिट को भी प्रोड्यूस किया। जब 8वें यूनिट को प्रोड्यूस करने की बात सोचता है तो देखा कि मिला तो हमें 50 रुपए, लेकिन हमारे खर्चे कितना है उसको प्रोड्यूस करने के लिए 20 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए आ गया। तो जब 8वां यूनिट प्रोड्यूस किया 8th, तो कहा कि अब भाई
मुझे 30 रुपए मिले एक्स्ट्रा, कितना मिला? ₹30। अब लोग कहते हैं कि क्यों वो जब उसको 35 मिला था अब 30 मिलेगा तो बंद करे। नहीं, वो तो प्रोड्यूसर है, नेशनल प्रोड्यूसर, वो चाहेगा ना कि एक यूनिट हम तब तक बेचते रहे जब तक कि उसको कुछ भी मिलता रहे, उसके पास स्टॉक जो है वो बढ़ता रहे, उसका सेविंग बढ़ता रहे, उसका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो देख रहा है कि 8वीं यूनिट को बेचने के बाद से 30 पे मिला, तो 30 पे मिला तो उसके पास स्टॉक पैसे वाला बढ़ा ना, वो खुश होगा, बंद नहीं करेगा। अभी अब सोच रहा है और आगे चलो, आगे बढ़ता है, वो 9th यूनिट प्रोड्यूस करता है बेटा। जब 9th यूनिट प्रोड्यूस करने की बात आती है तो उसके खर्चे कितना है बेटा? 30 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट 30 है, और मिला कितना? 50। तो 9th पे कितना मिला उसको? 9th पे कितना मिला? 30 है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ 50 मिला और 30 रुपए मार्जिनल कॉस्ट था, कितना मिला उसको? मार्जिनल प्रॉफिट 20 रुपीज। कोई बात नहीं, आगे भी और हिम्मत जुटाएगा, वो कहेगा भाई अभी तो लग रहा है कुछ अच्छे दिन और बाकी हैं। वो 10th यूनिट को भी प्रोड्यूस करता है। 10th यूनिट जैसे प्रोड्यूस करता है उसका मार्जिनल कॉस्ट बेटा 40 हो जाता है, और मार्जिन रेवेन्यू कितना उसका? 50। यहाँ पे अभी भी कितना मिला 10वीं यूनिट पे? ₹10। ठीक, लेकिन जब अभी भी नहीं माना और कहा कि नहीं हम 11th यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, चलो बेटा कर लो, कोई बात नहीं। जैसे ये 11th यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बेटा 50 है और मार्जिन रेवेन्यू भी 50 है, यानी 11th पे उसको कुछ भी नहीं मिलता, ₹0 हो गया, ₹0 मिला। प्रोड्यूसर कहेगा भाई हमें नहीं मिला तो हमारे पास से कुछ गया भी नहीं। कैसे? जितना ये प्रॉफिट हुआ है सबके लिए क्या करेगा? ऐड करेगा। तो जो प्रॉफिट ऐड करेगा, तो यहां पे ध्यान देना बेटा, कितना प्रॉफिट होगा? 10, ये 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 ऐड होगा तो कितना होगा? 60, 35 कितना हो जाएगा बेटा? 95। बोलो, 95 प्लस 30, 95 प्लस 30 125, प्लस 20 145, प्लस 10 155, प्लस 0 155। अब देखो यहां पे भी 155 और यहां पे भी 155, 10 पे भी 155 है और 11 पे भी 155 है ना, 155 है, दोनों जगह 155 155 है। तो प्रोड्यूसर कह रहा है कि भाई 10 पे भी थे तभी भी 155 में और 11 पे भी है, तो मुझे तो कोई लॉस हुआ नहीं, तो मैं क्यों ना 11 आउटपुट को प्रोड्यूस करूं। वह 11 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, सेल करेगा, क्योंकि 11 को भी बेचने पे उसको 155 ही मिल रहा है और 10 को भी बेचने पे उसको 155 155 मिल रहा है। लेकिन यदि इसके बाद भी वह हिम्मत करता नहीं, मानेंगे नहीं, एक और प्रोड्यूस करेंगे। जब अगला प्रोड्यूस करेगा बेटा तो क्या हो जाएगा? वो देखेगा भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट है 60 रुपीज। कितना है? 60 रुपीज। और मार्जिन रिवेन्यू कितना हुआ बेटा? 50 रुपीज। आया 50 रुपए, गया 60 रुपए, तो 10 रुपए क्या हो गया? लॉस हो गया ना। यानी 11th के बाद जैसे वो एंटर करता 12 पे, तो जो उसको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कितना? ₹, बोलो 10। और जब आप 10 रुपए को ऐड करोगे इसमें, 155 में -10 को ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना? -10 रुपए इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 155 प्लस 155 प्लस ब्रैकेट में माइनस कितना? 10। क्या हो जाएगा? 155 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 145। यानी जो उसका प्रॉफिट 11वें यूनिट तक 155 पे था, अब आगे कितना? 145 पे आ गया। अब बताओ, क्या नेशनल प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरे अकाउंट में 155 रुपए है तो अब वो 145 रुपए हो? यहां 155 था 10 पे,
हिम्मत किया 11 पे गया, देखा कोई बात नहीं 155 है, लॉस तो नहीं हुआ, आउटपुट तो प्रोड्यूस हो रहा ना। लेकिन जैसे 12 पे हो जाता है, उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है 60 हो जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू 50 है, यानी कि 12th यूनिट के लिए जो रिटर्न उसको मिला वो माइनस में चला गया, क्या, -10 रुपीज, जिसके कारण से जो उसका टोटल प्रॉफिट था वह 145 हो गया। अब बताओ बेटा, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए का मतलब थर्ड यूनिट है, थर्ड पे उसको प्रॉफिट क्या मिला था, 0 मिला था, और 11 पे भी प्रॉफिट 0 है। लेकिन टोटल प्रॉफिट कहां ज्यादा हो रहा है, 11 पे हो रहा है या कि थर्ड यूनिट पे? अब बताओ, 11 यूनिट पे टोटल प्रॉफिट बेटा 155 हो रहा है या तीसरे पे? क्योंकि थर्ड पे भी देखो एमसी इक्वल टू एमआर है एंड 11 पे भी एमसी इक्वल टू एमआर है। तो दोनों पे बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब ये ना हुआ कि आपके पास, आपके खजाने में, आपके झोले में, आपके अकाउंट में, आपके कैश बॉक्स में सबसे ज्यादा पैसा हो जाए। तो सबसे ज्यादा पैसा बेटा ए पॉइंट पे हुआ कि बी पे? ए पे तो वह अभी लॉस से निकल के आ रहा था, लेकिन ए पॉइंट के नीचे जैसे जाता है, जैसे एमसी कर एमआर के नीचे हुआ, उसका प्रॉफिट अब क्या हो गया, आना शुरू हुआ प्लस में। तो पहले प्रॉफिट बढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट घटा, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा, बढ़ रहा। कौन सा प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट, एडिशनल यूनिट को सेल करने वाला बढ़ रहा। लेकिन जैसे मार्जिनल कॉस्ट बेटा लोएस्ट पॉइंट पे होता है, उसका राइज करना स्टार्ट करता है, तो प्रॉफिट बढ़ता तो है, लेकिन पहले बढ़ा था 40, 30, 20, 15 हुआ, अब क्या हो गया, फिर उसका प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, 20 हो गया। कितना बेटा, यह मार्जिनल कॉस्ट बेटा। तो अब यह प्रॉफिट जो है देखो 10, 20, 30, 35, 30, 20, 10 ऐसे हुआ। तो जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बेटा घट रहा होता है, मार्जिनल प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप पॉजिटिव हो गया, वैसे वैसे जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा, फिर बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 होगा। एक समय ऐसा आएगा मार्जिनल प्रॉफिट 0 हो जाएगा। लेकिन जिस समय मार्जिनल प्रॉफिट 0 होगा, उस समय जो टोटल प्रॉफिट है बेटा, जो हमने थर्ड कॉलम में यहां दिखाया है, टोटल प्रॉफिट ये है, टोटल प्रॉफिट वह मैक्सिमम है 155 है, 155 रुपीज। लेकिन उसके बाद से जैसे मार्जिनल कॉस्ट का एमआर के ऊपर जाता है, प्रॉफिट क्या हो गया उसका, वो माइनस में चला गया। जो एडिशनल प्रॉफिट अभी प्लस में चल रहा था, वो क्या हो गया, माइनस में चला गया। यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू के नीचे मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच का जो एरिया है, वो क्या शो करता है बेटा, वो प्रॉफिट को शो करता है। किसको शो करता है, प्रॉफिट को। इसलिए फर्म का जो इक्विलिब्रियम होगा उस पॉइंट पे होगा, उस आउटपुट के लिए होगा जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और प्रॉफिट मैक्सिमम कहां होगा, जब एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा, जो कि फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एमसी कर्व मस्ट बी राइजिंग। यहां पे देखो बेटा, एमसी कर्व क्या हो रहा है, ये राइज कर रहा है। जिस समय ये इक्वल हुआ है, उस समय एमसी कर्व क्या हुआ, ये नीचे से बढ़ते हुए आ रहा है। क्लियर? तो इसलिए फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है वो ए पॉइंट पे, जहां पे एमसी कर्व एमआर के बराबर तो है, लेकिन एमसी कर्व एमआर को अप टू डाउनवर्ड, फ्रॉम ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है। ये पॉइंट ए जहां इक्वल हो रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे उसका प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट 0 है, क्योंकि अभी वह बुरे दिन से निकल के आया है। और जैसे एमसी कर्व एमआर के नीचे जाता है, उसके अच्छे दिन शुरू होते हैं। और वो अच्छे दिन खूब अच्छे दिन कहां हो जाते हैं, जहां पे एमसी कर्व एमआर को नीचे से इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट बी, वहां पे भी एमसी इक्वल टू एमआर हो गया। और एमसी इस कंडीशन में क्या है, राइज कर रहा है। हमने पाया कि जिस पॉइंट पे एमसी एमआर को नीचे से कट किया है, उस आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में जो टोटल प्रॉफिट है वो 155 यहां दिख रहा है। 155
मैक्सिमम है, क्योंकि 155 के बाद 11 यूनिट के बाद कोई भी एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उसको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो माइनस के रूप में मिलेगा, वह है यहाँ पे 10 रुपए। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उस केस में 10 रुपए है। जब ऐड करोगे बेटा पुराने वाले अपने टोटल रिवेन्यू के साथ, टोटल प्रॉफिट के साथ, तो आपको 10 रुपए ऐड करना है माइनस साइन के साथ, जो कि आगे चलकर हो जाएगा 145। जो आपका प्रॉफिट आपके पॉकेट में 155 रुपए था, अब वो घट के हो जाएगा 145 रुपए। आप यही कोशिश करते हो एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आए। आप अंतिम समय तक बेटा जूझते हो, करते हो, लेकिन अब आपने अपने हिसाब से अच्छा कर लिया है, लेकिन कोई आपका दोस्त ये कह दे ए मुन्नू जो तुम किए हो ये ठीक नहीं है, अब उसके बाद ये कर लो। तो आपने बहुत दिमाग लगा करके वीडियो देखा है, समझा है, क्या चाहोगे कि आप अपने डिसीजन के साथ जाना चाहोगे, या कि कोई आपका फ्रेंड कह दिया कि ऐसे नहीं, ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा यहाँ चलो, या कोई और वो एग्जांपल दे दे, कह दे अबे नहीं यार आगे बढ़ो ना 12 पे चलेंगे तो और फायदा होगा। नो बेटा, यहाँ फायदा नहीं होगा, घाटा होगा। कहोगे नहीं, मैंने पद्माकर सर का वीडियो देखा था, उन्होंने समझाया था कि जहां MC इक्वल टू MR होगा, उस आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है। इस B पॉइंट के बियॉन्ड उन्होंने जाने से मना किया था, इसलिए मैं B पॉइंट को ही चूज करूंगा। यही क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट। क्लियर? ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय MC-MR कर्व। आप TC-TR से भी पता कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। TC-TR भी है, उस पर भी एक दिन वीडियो बना देंगे। ये जो अप्रोच है, कौन सा अप्रोच है बेटा, MC-MR अप्रोच है बेटा ना, अप्रोच। ठीक, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होगा। बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। मुझे विश्वास है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसे आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हैं अपनी समस्या को, मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं। और कैसे बेटा अच्छे नंबर आते हैं मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। आप नंबर लाओगे, एग्जाम देना आपको, टेक्निक होगा मेरा। मार्क्स पाना बेटा बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है ना। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। कॉन्सेप्ट बेटा आपका क्लियर हो, बेटा 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। आप पेपर देखोगे मुस्कुराओगे कि पद्माकर सर ने तो ये वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन कराया था। तो जो भी टॉपिक आप लोग को टफ लगता है बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ आप एक नई उड़ान शुरू करो। सेमेस्टर 1 एग्जाम अच्छे नंबर से बेटा पास करो। सेमेस्टर 2 बाद में है, आपका पहला फोकस सेमेस्टर 1 पे होना चाहिए। आप इसके लिए लग जाओ बेटा। उसके लिए भी मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उस पर मैं वर्क कर रहा हूं। मैं एक एक चैनल से एक एक चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। कई वीडियो बन चुके हैं, मैं आप लोग को जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी, इसलिए मैंने इसको बीच में लाया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपने जोश को कम मत कीजिएगा, खुद को कर बुलंद इतना, खुद आप बंदे से पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। हार कभी मत मानना। अंक प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंक आसानी से पाइए, लेकिन अपने पास एक कॉन्सेप्ट भी हो, ताकि
आप आगे किसी के लिए मिसाल बन सके, इसलिए मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं, इस उम्मीद के साथ हमारे बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाभ उठाएं, और जिन छात्रों ने अपना वीडियो देखा है वो अपने दूसरे छात्रों को भी सलाह दें, सजेस्ट करें। आओ पद्माकर सर के यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़ते हैं। तुम भी वीडियो देखो, मैं भी देखूंगा, और इस टॉपिक पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या रिजल्ट है बाद में देखा जाएगा। कोई डाउट होगा एक साथ हम सर से पूछेंगे। सर हम लोग के लिए खड़े हैं, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपके हर एक समस्या को समाधान करने के लिए आपके साथ हूं। थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा।